हे एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने फ्रेंड जोन में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं संजय दत्त की वो लाइफस्टाइल जो हम सबसे छुपाई गई है। आप में से कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने संजू मूवी देखी होगी? संजू मूवी जो संजय दत्त के ऊपर बनी है, और गारंटी दे सकती हूँ मैं कि जितने भी लोगों ने संजय दत्त की मूवी देखी होगी उन्हें कहीं ना कहीं संजय दत्त से सिंपैथी हो ही गई होगी। लेकिन आज की मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप सबको संजय दत्त का असली चेहरा समझ में आ जाएगा। संजू मूवी में कभी भी संजय दत्त का असली चेहरा सबके सामने नहीं रखा गया। इनफैक्ट संजय दत्त की संजू मूवी बनाई ही इसलिए गई थी ताकि लोग सिंपैथाइज कर सके संजय दत्त से, और हकीकत जो उनका असल चेहरा था जो लोगों के सामने सीबीआई ने रखा, वो एक अलग ही कहानी बयान करता है। तो चलो शुरू से बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं उनकी लव लाइफ के बारे में। कहा यह जाता है कि संजय दत्त एक बहुत अय्याश किस्म के इंसान थे। वैसे मूवी में कुछ हद तक इस बारे में बताया जरूर गया था, लेकिन पूरी सच्चाई वो नहीं थी। इनफैक्ट कहा जाता है कि संजय दत्त अगर थोड़ी देर से ज्यादा कहीं रुकते तो बेशक वहां पे एक ना एक गर्लफ्रेंड बनाकर ही निकलते। सबसे ज्यादा संजय दत्त की फेमस लव स्टोरी थी टीना मुनीम के साथ। हाँ, वही टीना मुनीम जो आज अनिल अंबानी की बीवी है। इसके अलावा टीना मुनीम और संजय दत्त की लव स्टोरी शुरू हुई थी रॉकी मूवी की शूटिंग के दौरान, और टीना मुनीम में जब 3 साल का रिलेशन इन दोनों के बीच रहा और इस रिलेशन को खत्म किया, तब उन्होंने ये रिवील किया कि किस तरह संजय उन्हें टॉर्चर करते थे, मारपीट तक कर चुके थे। क्यों? जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में ये कहा कि उस टाइम पे संजय दत्त एक नशेड़ी बन चुके थे, और जब टीना उनसे इस नशे की आदत को छुड़वाना चाहती थी तब वो उसे मारते पीटते थे और टॉर्चर भी करते थे। इनफैक्ट टीना मुनीम ने यह भी कहा कि वो किस तरह से संजय दत्त को सही रास्ते पे लाने के लिए उन्हें कई बार रिहैब सेंटर भी लेके गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बात तो सही है कि कोशिश अगर इंसान खुद करे तभी जाके सफलता हासिल होगी, वरना पूरी दुनिया जबरदस्ती कितना भी कर ले वो कभी कामयाबी तक नहीं पहुंच सकता। और वही हुआ संजय दत्त के साथ। टीना और संजय दत्त की लव स्टोरी खत्म होने के कुछ साल बाद संजय दत्त की मुलाकात हुई रिचा से। हाँ, ये वही रिचा है जिनकी उनसे पहली शादी हुई थी। इन दोनों की एक बेटी भी हुई, बहुत प्यारी सी। लेकिन शादी के कुछ साल तक तो काफी अच्छा चला, लेकिन उसके बाद कहा यह जाता है कि रिचा को ब्रेन ट्यूमर हो गया। संजय दत्त ने रिचा को यूएस के एक बहुत अच्छे मेडिकल हॉस्पिटल में भी एडमिट किया उनके इलाज के लिए, लेकिन कहा यह जाता है कि संजय दत्त ने एक काम का बहाना बनाकर उन्हें वहां छोड़कर अपनी बेटी के साथ यहाँ मुंबई आ गए और यहाँ आके माधुरी दीक्षित के साथ एक रिलेशनशिप स्टार्ट कर दिया। पहले तो वो कहा जाता है कि वो मिलने जाया करते थे, लेकिन उसके कुछ दिन बाद उन्होंने मिलना भी छोड़ दिया। उन्हें हमेशा हमेशा के लिए वहां अकेला छोड़कर यहाँ अय्याशी करने लग गए। इनफैक्ट कहा यह भी जाता है कि रिचा अपने 4 साल के इलाज के बाद जब वापस मुंबई आई तब यहाँ आकर उन्होंने संजय दत्त को पहले इन्फॉर्म किया, लेकिन संजय दत्त उनसे मिलना तो बहुत दूर की बात है, उन्हें एयरपोर्ट पे लेने तक नहीं गए। इनफैक्ट रिचा ने जब ये देखा कि उनके अपने हस्बैंड माधुरी दीक्षित के साथ रिलेशनशिप में है तो वो इस चीज से टूट गई। जो औरत ने 4 साल फाइट किया अपनी बीमारी से, आज वो अपने हस्बैंड से ही हार गई और फाइनली उन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया। कहा यह भी जाता है कि रिचा के पेरेंट्स ने संजय दत्त के ऊपर काफी एक्यूजेस लगाए, लेकिन इससे उन्हें क्या लेना देना था। आखिर उनकी लाइफ में माधुरी दीक्षित जैसी गर्लफ्रेंड आ गई थी। माधुरी दीक्षित और संजय दत्त का अफेयर तो इतना सॉलिड हो गया था कि कहा यह जाता था कि शायद कुछ टाइम में माधुरी और संजय शादी करने वाले हैं, लेकिन शायद वक्त को कुछ और मंजूर था, क्योंकि ये दौर था 1992 का। इस टाइम पे देश कहा जाता है काफी टूटा और बटा हुआ था, और अनफॉर्चुनेटली ये काम करने वाले देश के अपने ही लोग थे। जब बाबरी मस्जिद को डिमोलिश करने का टाइम हुआ तब सारे लोगों ने इस चीज के लिए विरोध करते हुए कई जगह फसाद फैलाने की कोशिश की। ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि देश के अपने लोगों ने देश को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। इसके बाद 1993 12 मार्च के दिन स्टॉक एक्सचेंज मार्केट की बिल्डिंग के नीचे एक कार पार्क होती है, और वहां पे अचानक से 1:30 बजे के करीब एक ब्लास्ट होता है जिसमें कई लोगों की जानें जाती हैं। इसके अलावा मुंबई में अलग अलग जगह पे अलग अलग लोकेशन पे बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है। कहा यह भी जाता है कि एक जगह तो ऐसी भी थी जहां सोच पाना नामुमकिन था, वो था शिवसेना भवन। टोटल 12 लोकेशन पे बॉम्ब ब्लास्ट किया जाता है, और इसमें सीबीआई के दौरान जब पता चला कि किससे किया गया तो पता चला कि आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया। कहा यह भी जाता है सीबीआई के द्वारा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ज्यादा अगर आरडीएक्स का इस्तेमाल किया गया है तो वो मुंबई के हमले के दौरान था। इसके अलावा सवाल ये भी उठता है कि इतना सारा आरडीएक्स मुंबई में आया कैसे, लाया कौन, और इतने सेफली अभी तक रखा कैसे था। इसके अलावा पुलिस को इस बात की खबर क्यों नहीं हुई, कैसे नहीं हुई। इस इन्वेस्टिगेशन में एक अपराधी पकड़ा गया जिसका नाम था बाबा मूसा, और जब इससे पूछताछ की गई तब इसने 2 लोगों का नाम रिवील किया। एक का नाम था हनीफ और दूसरे का नाम था समीर। बात करें हनीफ और समीर की, तो जो हनीफ है वो एक बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट का मालिक है। इसके साथ साथ एक बहुत ही बड़ी कंपनी मैग्नम नाम से वो रन करता है। इसके अलावा समीर नाम का जो बंदा है ये तो एक बहुत ही बड़े प्रोडक्शन हाउस चलाता है।
इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि दोनों काफी फेमस इंसान हैं। इन दोनों के अच्छे बैकग्राउंड होने की वजह से ही पुलिस के लिए काफी मुश्किल हो रहा था आगे किसी का नाम निकलवा पाना, लेकिन पुलिस की थोड़ी बहुत सख्ती के बाद फाइनली इन दोनों ने ये सवाल किया कि क्या पुलिस किसी फेमस इंसान को नहीं पकड़ती। जवाब में जब पुलिस ने तहकीकात की तब पूछने में पता चला कि ये शायद बात कर रहे हैं संजू बाबा की, लेकिन पुलिस के लिए भी ये सवाल उठता था कि शायद हो सकता है वो संजय को फंसाना चाहते हो। लेकिन थोड़ी और सख्ती पे फाइनली इन्होंने कहा कि आप जाके संजय दत्त से पूछें। इस न्यूज के बाहर आने के बाद से ही डीसीपी मरिया काफी एक्टिव हो गए। उन्होंने सबको ये अनाउंस कर दिया कि किसी भी तरह से ये न्यूज बाहर नहीं जानी चाहिए, न पब्लिक में और न मीडिया के आगे। पहले इस चीज के ऊपर तहकीकात की जाएगी, उसके बाद ही हम कोई तरह के एक्शन लेंगे। इसके अलावा इस बात का डीसीपी के लिए काफी ज्यादा टेंशन था कि अगर ये न्यूज बाहर लीक हो जाती तो संजय दत्त जो इस वक्त इंडिया में है ही नहीं, मलेशियस में अपनी फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, वो किसी भी सूरत हाल वापस इंडिया नहीं आते। इसके अलावा उनको अपने जॉब जाने का भी खतरा एक अलग से था। लाख छुपाने के बावजूद भी आखिरकार नेक्स्ट डे की हेडलाइन संजय दत्त के खिलाफ आ ही जाती है लिखकर, और ये चीज छापने वाला कोई और नहीं था, बलजीत परमान थे। इन्होंने अपने हेडलाइन में साफ लिख दिया जो सच्चाई थी वो सारी। और जब बलजीत को इस सवाल पे पूछा गया कि आपको ये सारी चीजें कैसे पता चली, आखिर आपने इतनी बड़ा न्यूज कैसे छाप दिया, तब उन्होंने जवाब में कहा कि मैं काफी टाइम से इस केस के पीछे पड़ा हुआ था, मैं भी काफी टाइम से रिसर्च कर रहा था, और जब मैंने एक पुलिस वाले से इस चीज के ऊपर सवाल किया कि क्या कोई अपराधी पकड़ा गया है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि इस चीज में बहुत बड़े पॉलिटिशियन के बेटे का नाम आ रहा है, एक बहुत बड़ा एमपी है, उनके बेटे का नाम आ रहा है, और अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त इंडिया में है भी नहीं, वो बाहर मलेशियस में अपना काम कर रहे हैं। बस बलजीत परमान ने अपनी रिसोर्सेस लगा दी और उस आदमी का नाम ढूंढने में लगा दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसे एमपी का बेटा था जो मुंबई में नहीं था या इंडिया में नहीं था। वैसे ये सच जानने के बाद बलजीत ने सुनील दत्त को कॉल करने की बहुत कोशिश की, उनसे कांटेक्ट करने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। इसके बाद उन्होंने एक म्यूचुअल फ्रेंड को कांटेक्ट किया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर वो आते हैं तो प्लीज उनको ये इंक्वायरी दे देना कि उनके बेटे का नाम आ रहा है इन सारी केस में। फिर क्या था, चोर की दाढ़ी में तिनका, वही हुआ संजय दत्त के साथ में। संजय दत्त का थोड़ी ही देर में बलजीत को कॉल आता है और उन्होंने कहा कि मैंने मेरी पापा से बात हो गई है, आप प्लीज हेडलाइन बिल्कुल मत छाप। फिर क्या था, संजय दत्त ने उनकी एक ना मानी और वही कहते रहे जो उन्होंने कहा कि मेरे पास ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए रखी थी ताकि मैं अपने और अपने फादर की सेफ्टी कर सकूं। आखिरकार पुलिस ने उनको पकड़ ही लिया, जैसे वो इंडिया आए वैसे पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद उनसे कई तरीके से पूछताछ की गई। इनफैक्ट संजय दत्त स्टार्टिंग में तो पहले खामोश रहे, फिर उन्होंने यही कहा कि मैंने सेफ्टी के लिए ये सारी चीजें रखी, लेकिन जब डीसीबी ने उन्हें जोर का एक खींच के चमाट मारा तब आखिरकार उन्होंने सारी चीजें रिवील की। संजय दत्त का बयान काफी हद तक समीर और हनीफ के बयान से मिलता जुलता नजर आया, लेकिन इस चीज में एक चीज थी जो काफी बेकार थी। बॉलीवुड के सारे एक्टर्स इस तरह से संजय दत्त का सपोर्ट करके प्रोटेस्ट करने लग गए, सड़क पे उतर आए जैसे वो किसी पब्लिक वेलफेयर की सपोर्ट कर रहे हैं, ना कि किसी टेररिस्ट की। अब पुलिस ने जब अपनी तहकीकात पूरी तरह से कंप्लीट की तब इसमें एक बात और रिवील हुई कि किसने संजय दत्त के घर के सामने आरडीएक्स की वैन और गन रखा, तो ये कोई और नहीं बल्कि अबू सलीम थे। इसके अलावा जब पुलिस को पता चला तो ये भी बात सामने आई कि अबू सलीम और संजय दत्त के बीच में दोस्ती बहुत अच्छी है। अबू सलीम आप अच्छे से जानते हैं, ये कोई और नहीं दाऊद का राइट हैंड है। इससे कहीं ना कहीं ये बात भी साबित होती है कि संजय दत्त का अंडरवर्ल्ड से भी रिश्ता कहीं ना कहीं मजबूत था। अब आप खुद बताइए, एक इंसान जिसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड से था, जिसके हाथ मासूम के खून से रंगे हुए, इसके अलावा उसने अपनी बीवी और बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसके अलावा भी कई ऐसी चीजें थी जो संजय दत्त के खिलाफ है, लेकिन आज भी बॉलीवुड संजय दत्त को किस तरह रिप्रेजेंट करता है, एक हीरो की तरह। कहीं से भी हमने इस चीज को नोटिस किया संजू मूवी में कि संजय दत्त को कहीं से भी उन्होंने मुजरिम बताया हो, बल्कि संजय दत्त की मूवी में हमें ये दिखाया गया है कि किस तरह संजय दत्त ने जो छोटी मोटी सी गलतियां की थी वो किस तरह से उन्होंने इस चीज की सजा भुगती। सजा भी क्या कमाल की सजा थी। सजा भी उनको ऐसी मिली कि उन्होंने शादी भी की, बच्चे भी पैदा किए। इसके अलावा वहां से कई मूवीज भी उन्होंने की। ये बात हम सब अच्छे से जानते हैं कि पैसे वाले इंसान के लिए जेल कभी जेल होती नहीं, वो एक 5 स्टार होटल ही होता है। सो या दैट्स इट माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय।